ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए मणिपुर विधानसभा चुनाव की गतिविधियों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक दीपक दीवान और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। मणिपुर में पहले दौर का मतदान आज पूरा हो चुका है और पहले चरण में मणिपुर के 5 जिलों की 38 विधानसभा सीटों के लिए मतदान पूरा हुआ और कुल मिलाकर 173 उम्मीदवारों की जो किस्मत है वो आज वोटिंग मशीनों में कैद हुई। और मणिपुर के राजनीतिक समीकरणों और वहां की जो स्थिति है इस वक्त विधानसभा सीटों के लिए जो चुनाव हो रहा है उसे समझने के लिए हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं चर्चा के लिए पूर्वोत्तर राज्यों के मामलों के जानकार और वरिष्ठ पत्रकार दीपक दीवान। दीपक जी, अगर हम मणिपुर के आज के चरण को आपसे समझना चाहें, क्योंकि 5 जिले हैं, इसमें इम्फाल ईस्ट, इम्फाल वेस्ट के अलावा जो घाटी के जिले हैं उसके अलावा पहाड़ी जिले भी शामिल हैं, उसकी कुल मिलाकर 38 सीटों के लिए मतदान था। तो पहले चरण में जो मतदान रहा इस क्षेत्र को सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे। अगर आप मणिपुर को देखें तो इसको आप 2 हिस्सों में विभाजित कर सकते हैं। वैली यानी कि इम्फाल घाटी और पहाड़ी इलाके जो हैं। पहाड़ी इलाके में भी एक जो डिस्ट्रिक्ट है चूड़ाचांदपुर, उसमें भी आज वैली के साथ साथ मतदान हुआ है। ये जो आज मतदान हुआ है ये थोड़ा रोचक हो गया है इलेक्शन, क्योंकि इसमें अगर आप देखें कि पिछली बार जो बीजेपी थी उसका अलायंस सरकार बना था, उसमें एनपीपी भी थी, एनपीएफ भी थी। एनपीपी मतलब नेशनल पीपल्स पार्टी जिसके मुखिया हैं कॉनराड संगमा, फिर एनपीएफ नागा पीपल्स फ्रंट जो कि एक नागालैंड बेस्ड पार्टी है, मगर नागा एरियाज में उन्होंने भी अपना बेस बनाया था। इनके 4 उम्मीदवार जीते थे पिछली बार। पिछले चुनाव में बीजेपी को 21 सीटें मिली थी और कांग्रेस को 28 सीटें मिली थी। कांग्रेस की मैक्सिमम सीट होने के बावजूद भी वो अपनी सरकार फॉर्म नहीं कर पाए थे कि उनको समर्थन नहीं मिला था और पार्टियों से। तो बीजेपी को 21 सीटें जीतने के बाद 4 एनपीपी के एमएलए ने सपोर्ट किया, 4 एनपीएफ वालों ने सपोर्ट किया, एक लोक जनशक्ति पार्टी है उसने सपोर्ट किया, फिर इंडिपेंडेंस ने किया। उसके बाद कांग्रेस के जो एमएलए है टूट के सपोर्ट करते हुए इनमें मर्ज भी हुए। अब इस बार जो चुनाव हो रहा है उसमें जो बीजेपी की सारी अलायंस थी पहले, जैसे एनपीपी और एनपीएफ, ये अब अपना चुनाव खुद लड़ रही हैं, कोई अलायंस नहीं है बीजेपी के साथ। तो कांग्रेस उधर से थर्ड फोर्स है। तो उसके अलावा अब आप देखिए वहां पे कितनी सारी पॉलिटिकल पार्टीज आई हैं। एक तो बीजेपी है रेस में, फिर कांग्रेस है, एनपीपी है, जेडीयू है, आरपीआई यानी कि रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया था वाले ग्रुप जो है वो लड़ रहे हैं, फिर लोक जनशक्ति पार्टी भी लड़ रही है, शिवसेना भी 7 सीटों पे लड़ रही है, केपीए यानी कि कुकी पीपल्स अलायंस एक नई पार्टी है जिसको रिकॉग्निशन इलेक्शन कमीशन से पिछले ही महीने में मिला था। तो वो भी ट्राइबल डोमिनेटेड जी कुकी पीपल्स अलायंस जैसे नाम ही बताता है, वो 2 सीटों पे लड़ रहे हैं। फिर एक पुरानी पार्टी होती थी कुकी नेशनल असेंबली, वो 2 सीटों पे लड़ रही है। फिर नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी भी 6 सीटों पे लड़ रही है। उसके अलावा इंडिपेंडेंट्स भी हैं वहां पे। जी दीपक जी, जैसा कि आपने बताया कि कई राजनीतिक दल इंडिपेंडेंट इस बार चुनाव लड़ रहे हैं और गठबंधन तो सिर्फ हम देखें तो कांग्रेस का ही एक औपचारिक गठबंधन अभी तक घोषित है, लेकिन और जो दल है उन्होंने दावा किया है कि वो चुनाव में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाएंगे आगे जब मतदान के नतीजे आएंगे। तो आपको क्या लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का इस वक्त एक कहें तो गठबंधन नहीं है, एनपीपी एनपीएफ अलग से लड़ रहे हैं, तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी कितनी स्थिति मजबूत अपनी बना पाई है मणिपुर में, और उधर जो दूसरे पार्टियां हैं वो अपनी कितनी मजबूती के साथ लड़ रहे हैं? अगर आप बीजेपी को देखें 5 साल में इन्होंने जो काम किया है वो उसी के मुद्दे पे इलेक्शन लड़ रही है। उनका मेन मुद्दा डेवलपमेंट का है और वो ये कहा जाता है मणिपुर में, बीजेपी के नेता कहते हैं कि हमारे पास डबल इंजन सरकार है, एक तो सेंटर में बीजेपी है और स्टेट में भी बीजेपी है। उनका ये वादा है कि हम इस डबल इंजन को इसकी स्पीड और बढ़ाएंगे अगर हम जीत के आए, यानी कि और डेवलपमेंट करेंगे। डेवलपमेंट क्या किस तरह की हुई है वो मैं आपको 1-2 उदाहरण देता हूँ। देखिए, जो बेसिक नीड्स होती है लोगों की, पीने का पानी की सप्लाई, एक टाइम था पूरे मणिपुर में सिर्फ 25,000 लोगों के पास नलके का पानी आता था। आज वो संख्या बढ़कर 3 लाख तक पहुंच चुकी है और ये बढ़ रही है धीरे धीरे। तो ये सब एक चीज है जो हर आम आदमी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जी। फिर उसके अलावा मैंने मणिपुर में इम्फाल में जाके किसी भी लोकेलिटी जिसको मणिपुरी भाषा में लेकाई कहते हैं, मैंने अंदर वहां पक्की ब्लैक टॉप सड़कें नहीं देखी थी।
जो इस सरकार के दौरान देखा है, तो ये लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया है, क्योंकि जिंदगी में उन्होंने कभी सड़क देखी नहीं थी अपने घर के बाहर इन लोकेलिटीज में। आप कैपिटल की मेन रोड को छोड़ के जो मैं रिहायशी इलाके हैं इम्फाल में, वहां पे पहले सड़क कभी नहीं बनी थी, जो इस बार बनी है। तो ये सब मुद्दे हैं, इस पे वो चुनाव लड़ रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि कांग्रेस का सोच ये है कि क्योंकि बीजेपी और अलाइज सब डिवाइडेड हैं, सब आपस में लड़ रहे हैं, हो सकता है कि हमारा पूरा वोट वापस मिल जाए, तो शायद कांग्रेस ये सोच के इलेक्शन लड़ रही है। पहले चरण का मतदान तो पूरा हो चुका है, लेकिन दूसरे चरण के लिए भी क्या जो बची 22 सीटें हैं उनमें कौन कौन से मुद्दे ऐसे अहम हैं और किन मुद्दों पर बेसिकली चुनाव लड़ा जा रहा है? देखिए, दूसरे चरण में जो चुनाव होना है वो मणिपुर के एक तो थौबाल डिस्ट्रिक्ट है, और फिर है जिरीबाम, तीसरा है चंदेल, और फिर है उखरूल, सेनापति, तमेंगलोंग। ये मेजॉरिटी वाले जो एरिया हैं ये ट्राइबल एरियाज हैं, सिर्फ जिरीबाम और थौबाल को छोड़ के। वहां पे जो नागा डोमिनेटेड एरियाज हैं, जैसे उखरूल का नाम मैंने लिया, बाकी और जो नागा डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वहां पे एनपीएफ लड़ रही है। उनका लिए मेन मुद्दा आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट का है, नागाज के लिए स्पेशली। और दूसरा, आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट का जो इश्यू है ये पूरे मणिपुर में अभी भी जिंदा है और लोग नहीं चाहते कि इसको एक्सटेंशन मिले। और अभी जो रिसेंटली इंसिडेंट हुआ था नागालैंड में, उसके बाद सरकार ने कमेटी भी बिठाई है जो इसको देख रही है कि आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट के लिए उस जो कमेटी रिकमेंड करेगी सरकार इम्प्लीमेंट करेगी कि क्या ये पूरे प्रदेश में रहना चाहिए या सिर्फ बॉर्डर एरिया में रहना चाहिए। उसकी रिकमेंडेशन आएगी तो सरकार ने प्रॉमिस किया है कि वो इम्प्लीमेंट करेंगी इसको। उसी तरह नागाज का एक इश्यू ये है कि देखिए, नागाज के साथ जो अंडरग्राउंड लोग हैं उनके साथ वार्तालाप चल रहा है सरकार का, तो वो चाहते हैं कि सोल्यूशन जल्दी से आए। और वही इश्यू कुकी एरियाज में भी है। कुकीज के 25 जो अंडरग्राउंड ग्रुप हैं, आज की डेट में वो भारत सरकार के साथ बातचीत कर रहे हैं, शांति वार्ता चल रही है। अगर आपको याद होगा, अभी गृह मंत्री जब मणिपुर में गए थे, उन्होंने भी कहा था कि अगर हम फिर दोबारा जीत के आते हैं तो उन्होंने वादा किया है कि हम अगले 5 साल में कुकी मिलिटेंसी को भी समाप्त कर देंगे बातचीत के दौरान। तो ये ट्राइबल लोगों की एस्पिरेशंस ये हैं। दूसरी बात यह है कि उनका एरिया डेवलपमेंट के लिए कुकीज लोग ऑटोनोमस टेरिटोरियल काउंसिल की डिमांड कर रहे हैं, ताकि वो अपना एरिया, जैसे बोडोज और कार्बी आंगलोंग असम में है, उसी तरह वो लोग भी अपना एरिया डेवलप कर पाएं। दीपक जी, आपने कुकीज की बात की, तो अक्सर इन राज्यों में हमने देखा है कि जो स्थानीय समुदाय हैं या जो स्थानीय परिस्थितियां हैं वो ज्यादा चुनावों पर हावी होती हैं, और इसीलिए शायद हम देखते हैं कि पूर्वोत्तर राज्यों में, आपका भी अनुभव इस मामले में होगा, कि जो पार्टी है राजनीतिक दलों से ज्यादा ध्यान कैंडिडेट्स पर होता है कि किस इलाके में किस कैंडिडेट को राजनीतिक दल अपने दल में शामिल कर रहे हैं। तो मणिपुर के मामले में भी क्या ये बात लागू होती है कि स्थानीय स्तर के जो मुद्दे हैं, समुदाय हैं और कैंडिडेट्स हैं, वो ज्यादा चुनाव पर प्रभाव डालते हैं? देखिए, ये छोटी स्टेट है, 60 सीटें हैं, उसमें दल बदल के बहुत होते हैं। एक दो आपको मैं उदाहरण देना चाहूंगा। आप वांखई एक कॉन्स्टिट्यूंसी है, उसमें जो पहले कांग्रेस से जीत के आए थे, अब वो भारतीय जनता पार्टी की सीट पे लड़ रहे हैं। जो पहले बीजेपी के सिटिंग एमएलए हैं, वो अब एनपीपी से इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो ऐसे ही एक थमाईबंद कॉन्स्टिट्यूंसी है, उसमें जनता दल यूनाइटेड के जो सिटिंग एमएलए हैं, वो पहले कांग्रेस से लड़े थे। ऐसे ही एक बिशनपुर कॉन्स्टिट्यूंसी है, उसमें जो बीजेपी के सिटिंग एमएलए हैं, वो पहले कांग्रेस में थे। वैसे ही एक और कॉन्स्टिट्यूंसी है मोइरांग, पहले एनपीपी से थे, अब वो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रहे हैं। वैसे ही जो बीजेपी से जीते थे और सिटिंग एमएलए हैं, वो अब कांग्रेस पे लड़ रहे हैं। तो ऐसा ये चेंज होता रहता है। दूसरे एक और कैंडिडेट हैं मोइरांगबम पृथ्वीराज सिंह, वो भी मोइरांग से ही हैं, वो पहले कांग्रेस में थे, अब बीजेपी की टिकट पर लड़ रहे हैं। तो इस तरह का दल बदल वहां पे हुआ है, होता रहता है हमेशा, क्योंकि छोटी स्टेट है, जीत के किसी भी पार्टी पे जीते हैं तो उनकी वैल्यू बहुत रहती है, क्योंकि देखिए 1 या 2 एमएलए की भी वैल्यू है छोटे हाउस में। दीपक जी, आप चर्चा में जुड़े और आपने अपने विचार रखे, और आगे आने वाले चरण पर भी आपसे चुनाव की चर्चा जारी रहेगी। कार्यक्रम में जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे मणिपुर विधानसभा चुनाव की गतिविधियों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे राजनीतिक विश्लेषक दीपक दीवान और आकाशवाणी संवाददाता
कमल कुमार प्रजापति। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsgtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।